बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हमारा जो आज का चैप्टर है, टॉपिक है, दैट इज वेट गेन फॉर एथलीट्स। पेज नंबर है आपका 139 बुक से। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट 3-4 लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था, जो हमने काफ़ी डिटेल से कुछ कैलकुलेशंस भी की थी, दैट वाज ऑल अबाउट वेट लॉस फॉर एथलीट्स। और आज जो है वो हमने वेट गेन के ऊपर फोकस करना है बेसिकली। अच्छा, आपको पता है जब हम वेट गेन की बात करते हैं तो देयर आर टू वेज बाय विच यू कैन गेन वेट। One is either by increase in lean mass or the other is either by increase in fat mass. तो obviously एक एथलीट के परस्पेक्टिव से हम देखें या एक हम कॉमन मैन के परस्पेक्टिव से भी अगर हम देखें, तो दोनों के लिए जो लीन मैस है उसके थ्रू वेट को इंक्रीज करना डेफिनेटली बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म में। उसकी हेल्थ के लिए भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेटर हैं रादर देन कि आपका जो ओवरऑल वेट गेन है वो हो रहा हो फैट मैस से। ठीक है। और स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट एथलीट्स, तो एथलीट्स के लिए लीन मैस जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, और फैट उनके लिए डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम बात करें, बल्कि शायद मैक्सिमम स्पोर्ट्स कहना चाहिए तो गलत नहीं होगा, जहाँ पे फैट उनके लिए डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है जी। और लीन वेट गेन करने के लिए आपको पता है देयर आर टू थिंग्स व्हिच यू नीड टू डू। नंबर वन इज द राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, सो दैट आपको आपके मसल्स को जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं राइट अमाउंट्स में, राइट प्रोपोर्शन में, राइट बैलेंस में वो मिले। और नंबर टू, द राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज बेसिकली आपके मसल्स को स्टिमुलस देती है फॉर इंक्रीज इन मसल मास और फॉर इंक्रीज इन मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है। तो ये दोनों चीजें जब तक आप दोनों इकट्ठी लेके नहीं चलेंगे, आपका वेट गेन जो लीन जो मसल गेन है वो बेसिकली आपका नहीं होगा। ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज ऑब्वियसली जो द राइट काइंड ऑफ डाइट है उसके बारे में हम काफी बार डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन्स का ऑलरेडी हम पूरा चैप्टर भी कवर कर चुके हैं, सो उसको हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज बेस्ट फॉर गेनिंग वेट, और उसका जो आंसर है वो ये है कि जनाब आपका जब वेट गेन की बात आती है, मसल गेन की बात आती है, मसल मास की बात आती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात आती है, तो जो आपके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है दैट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, या जिसको आप वेट ट्रेनिंग कहते हैं, क्योंकि ये वो वाली ट्रेनिंग है जो आपके मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। और रिसर्च ने ये शो किया है कि जो सबसे ज्यादा क्विकली जो मसल गेन होता है वो होता है बेसिकली आप थोड़ा से हैवी वेट्स को जब लिफ्ट करते हैं, जो 6 to 10 रेपिटेशंस पर सेट के ऊपर आप करते हैं। अगर आप वही 10 to 12 रेपिटेशंस पे चले जाते हैं तो आपका जो मसल गेन है वो थोड़ा सा लेस हो जाता है, बट स्टिल आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है या पावर है या इंड्योरेंस है वो बिल्ड करने में आपको हेल्प मिलती है। ठीक है। तो अगर आपने साइज गेन करना है तो 6 to 10 repetitions per set is very good, is a very ideal regimen। और अगर आपने मस्कुलर स्ट्रेंथ की तरफ जाना है, इंड्योरेंस बिल्ड करने की तरफ जाना है, तो वहां पे 10 to 12 रेपिटेशंस पर सेट आपके लिए अच्छी। ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड टिप इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आपने फोकस जो है वो अपना रखना है कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे, जैसे कि बेंच प्रेस हैं, स्क्वाट्स हैं, शोल्डर प्रेस हैं, लैट पुल डाउन है, क्योंकि ये वो वाली एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी वन गो के अंदर, वन मूवमेंट के अंदर, वन मूवमेंट के अंदर रादर आपकी जो मैक्सिमम मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं, और जो मसल फाइबर्स हैं आपके सबसे ज्यादा उनको स्टिमुलेट कर रही होती हैं ये वाली एक्सरसाइजेस, ये जो कंपाउंड एक्सरसाइजेस के मैंने नाम लिए, नेमली बेंच प्रेस, स्पेसिफिकली स्क्वाट्स, शोल्डर प्रेस एंड लैट पुल डाउन। ठीक है। अच्छा, डू वी हैव मनान और शायान ऑनलाइन? यस सर। ओके, मनान आप इनमें से कोई करते हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेज में से? वुड यू लाइक टू शेयर कि बेंच प्रेस या लैट पुल डाउन क्या होता है, या स्क्वाट्स या शोल्डर प्रेस? सर ये बेसिक्स में ही आते हैं, मतलब जो बेंच प्रेस, तो लाइक वो बेंच होता है, रॉड हमारे ऊपर होता है और उस पे वेट्स होते हैं दोनों साइड पे। बिल्कुल सही और है।
मतलब वो चेस्ट पे आ रहा होता है, वो पुश एक्सरसाइज होती है विच इज फॉर चेस्ट। बिल्कुल और ठीक है। उसमें कुछ एंगेजमेंट जो है वो ट्राइसेप और जो आपका फ्रंट हेड होता है शोल्डर का, ये 3 चीजें जो उसमें आ रही होती हैं। लैट पुल डाउन एक काइंड ऑफ मशीन होती है, पुली के ऊपर से जो है वो रोप गुजर रही होती है और इस तरफ उसके रॉड होता है और दूसरी तरफ उसके वेट्स जो है ना वो वेट से हैंग होते हैं। तो हम लोग बैठ के तो उसको लाइक पुल करते हैं, तो वो बेसिकली जो हमारे बैक के मसल्स हैं और उनके लिए उनको इंगेज करता है। तो और इसके अलावा जो स्क्वाट्स होते हैं, स्क्वाट्स में हमारे शोल्डर्स के ऊपर बारबल होता है और उसके ऊपर वेट होता है, तो वो बेसिकली ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और हमारे क्वाड्स, इन सब को जो है वो कर रहा होता है। इसके अलावा जो शोल्डर प्रेस है, वो जैसे नाम से पता लग रहा है कि वो हम लोग लाइक अपने चेस्ट के ऊपर, लाइक चेस्ट से ऊपर की तरफ उठाते हैं रॉड। बिल्कुल तो उसके अंदर ये है कि फिर शोल्डर्स हमारे जो है वो इंगेज होते हैं बेसिकली। परफेक्टली एक्सप्लेन, ठीक है, बिल्कुल सही है। होपफुली सबको समझ आ गया बेटे ये कौन कौन से एक्सरसाइजेज होती हैं। सो बेसिकली ये वो वाली एक्सरसाइजेज हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। थैंक यू बनान। ये वो वाली एक्सरसाइजेज हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है इफ यू वांट टू गेन मसल, ठीक है। सो क्योंकि ये आपकी सबसे ज्यादा एक मूवमेंट के अंदर सबसे ज्यादा मसल्स को स्टिमुलेट करती हैं बॉडी में। अच्छा, थर्ड जो पॉइंटर है वो ये है कि जो आइसोलेशन एक्सरसाइजेज हैं उनको आपने रिलेटिवली कम करना है, जैसे बाइसेप्स कंसंट्रेशन कर्ल्स हैं या आपके ट्राइसेप किक बैक्स होते हैं, उनको आपने कम करना है। क्योंकि इनको कम करने का रीजन क्या है कि ये जो मसल गेन है उसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्प आउट नहीं करते हैं। उसकी रीजन ये है कि बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे नाम से भी पता चल रहा है, बाइसेप्स कंसंट्रेशन कर्ल्स या ट्राइसेप किक बैक्स, ये बेसिकली सिर्फ एक तरह के हमारे जो मसल्स हैं, एक पर्टिकुलर तरह के मसल्स, उनको एंगेज करते हैं। ट्राइसेप किक बैक्स के अंदर बेसिकली आपने जो डंबल है उसको उठा के तो ये इस पोजीशन में आप लेके जाते हैं, ये दिस इज अ ट्राइसेप किक बैक। और बाइसेप कंसंट्रेशन कर्ल्स में ऑब्वियसली आप डंबल को उठाते हैं और आप अपने बाइसेप्स को, ये जो मसल्स हैं, इनको एंगेज करते हैं, ठीक है। तो ये वाले अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं तो इनको कम रखें अपनी एक्सरसाइज में। जो कंपाउंड एक्सरसाइजेस जैसे मनान ने पहले एक्सप्लेन किए उनको ज्यादा रखें, बिकॉज वो ज्यादा मसल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। how much weight gain can be expected to be gained? अच्छा, ये डिपेंड करता है 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं। एक तो ऑब्वियसली आपका ट्रेनिंग रेजाइमेंट किस तरह का है, आपका डाइट किस तरह का है, आपका मसल फाइबर्स किस तरह के हैं और आपकी जेनेटिकली बॉडी टाइप किस तरह की। ये 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आप कितना जल्दी मसल गेन या वेट गेन अपना कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम मसल फाइबर्स की बात करें, हमने सेकंड चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, फास्ट ट्विच या टाइप 2 जिनको हम कहते हैं मसल फाइबर्स, और स्लो ट्विच या टाइप 1 हम जिनको मसल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम एथलीट्स की बात करें तो ऐसे एथलीट्स जिनके अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स ज्यादा हैं वो जल्दी वेट गेन करते हैं, वो जल्दी मसल गेन करते हैं, और ये प्राइमरीली आपका जेनेटिकली प्रीडिटरमिन्ड होता है। आप अपने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अपने मसल फाइबर्स के बारे में। हाँ, आप प्रोपोर्शन थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं बाय द राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, यानी आप अपने फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को ज्यादा स्टिमुलेट करने वाली एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो अगर वो थोड़े भी होंगे आपकी बॉडी में उनकी नेचुरली प्रोपोर्शन, तो फिर भी आपका कुछ ना कुछ मसल गेन हो जाएगा। बट अगर आप ऐसी एक्सरसाइजेस चूज करें जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को ज्यादा यूटिलाइज कर रही हैं, तो फिर आपका वेट गेन डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल आप अपने मसल फाइबर्स की प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाय चूजिंग द राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज आप उनको ज्यादा बेटर वे में स्टिमुलेट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इज जो आपकी बॉडी टाइप है नेचुरली। अच्छा, 3 तरह की बॉडी टाइप्स होती हैं जो आपकी वेट गेन के अंदर रोल प्ले करती हैं। एक को हम कहते हैं एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ वो वाली बॉडी टाइप होती है जो बेसिकली नेचुरली स्लिम बिल्ड होता है, जिसके अंदर आपके लिम्स लीन होते हैं और शोल्डर्स और हिप्स आपके नैरो होते हैं, ठीक है। जो हमें बहुत ज्यादा लीन लोग नजर आते हैं, जो बहुत ज्यादा स्लिम होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, जो हम उर्दू में नॉर्मली हम अपना
मजाक में या समटाइम सीरियसली भी हम यूज कर रहे होते हैं टर्म कि जी वो तो बिल्कुल सिंगल पसली है, ठीक है। सो दीज आर द पीपल हु हैव एन एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप। ठीक है, नहीं वेटिंग रूम में तो कोई नहीं है मेरा ख्याल है, ठीक है बेटा, मैंने अभी देखा मैसेज, ठीक है। तो ये बेटे एक्टोमॉर्फ्स होते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे होते हैं लोग मीजोमॉर्फ, ठीक है। अच्छा, एक्टोमॉर्फ का जो मसल गेन है वो नेचुरली मुश्किल होता है, वेट गेन मुश्किल होता है क्योंकि वो नेचुरली लीन होते हैं, नैरो शोल्डर्स, नैरो हिप्स होते हैं, तो उनको मसल गेन करना, वेट गेन करना मुश्किल होता है। सेकंड नंबर पे होते हैं मीजोमॉर्फ। अच्छा, मीजोमॉर्फ वो वाली बॉडी टाइप होती है जो मस्कुलर होते हैं, जनरली एथलेटिक बिल्ड होते हैं, शोल्डर्स वाइड होते हैं लेकिन हिप्स जो हैं वो नैरो होते हैं, ठीक है। ये वो वाली बॉडी टाइप है मीजोमॉर्फ जिनका वेट गेन करना या मसल गेन करना नॉर्मली इजी होता है कंपेयर टू एक्टोमॉर्फ्स, ठीक है। और थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं एंडोमॉर्फ्स। और एंडोमॉर्फ्स वो वाले लोग होते हैं जो जरा राउंडेड बिल्ड होती है, जिनकी शोल्डर्स और हिप्स दोनों वाइड होते हैं, स्टॉकी सी अपीयरेंस होती है, ठीक है। ऐसे लोगों के अंदर वेट गेन करना इजी होता है, इनफैक्ट उनका लीन मैस भी इजीली वो गेन कर सकते हैं और फैट मैस भी इजीली गेन कर सकते हैं। ये वो वाले लोग होते हैं स्टॉकी सी अपीयरेंस, यानी जिनको हम एट टाइम्स हम डिस्क्राइब करते हैं कि जी maybe it's not a very nice way to describe someone's appearance, but हम normally कह रहे होते हैं कि जी वो बड़ा गोल गोल सा है देखने में। This is something which we normally use in conversations, ठीक है। तो ये ऐसे लोगों को हम कहते हैं बेसिकली कि वो एंडोमॉर्फ्स। अच्छा जी, फिर ब्लू बॉक्स के अंदर एक दिया हुआ है पेज नंबर 140 पे, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आपने मसल गेन के लिए ट्रेनिंग करनी है तो उसके अंदर जो कंपाउंड एक्सरसाइज हैं सच एज डेडलिफ्ट्स, क्लीन एंड जर्क, स्नैचेस, स्क्वाट्स, वो भी बहुत अच्छी हैं इन एडिशन टू जो हमने ऊपर डिस्कस किए। ये डेडलिफ्ट्स और जो क्लीन एंड जर्क्स हैं, ये बेटे जब हम वो आपने देखा होगा टेलीविजन पे भी लाजमी, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं भी शौक इन चीजों का, जब वेट लिफ्टर्स वेट को लिफ्ट करते हैं जो उनके सामने जमीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है, देयर इज दिस रॉड, उसके दोनों साइड के ऊपर वेट्स होते हैं बहुत हैवी, डिपेंड करता है 100 kgs 150 kgs, डिफरेंट कैटेगरीज में वो भी फाइट कर रहे होते हैं। सो उसको लिफ्ट करते हैं, तो उस लिफ्ट को जो जमीन से उठाते हैं उस लिफ्ट को हम कहते हैं डेड लिफ्ट। और इसी तरह जब वो ऊपर लेके आते हैं तो वो क्लीन जर्क बनता है, और फिर वो जब कंप्लीटली ऐसे ऊपर अपने लेके जाते हैं तो दैट बिकम्स अ स्नैच। तो ये वो डिफरेंट उसकी जो मूवमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको नेम दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज जो मैटर करती है आप जी 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 मैं एक्चुअली मैंने बुक इस तरह से ऐसे खोली भी नहीं, तो ये जो आप एक्सरसाइजेस बता रहे हैं इनकी लाइक पिक्चर्स या कुछ ऐसा है बुक में या नहीं, सिर्फ नाम है? इस बुक में नहीं है, लेकिन एक और बुक है मेरे पास जहाँ पे विद एक्सरसाइजेस ये सारी चीजें हैं। तो इफ यू वांट तो मैं आपको विद एक्सरसाइज मैंने बोली विद पिक्चर्स ये सारी चीज एक्सरसाइज हैं, तो इफ यू वांट तो मैं वो आपके साथ रिसोर्स शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप थ्रू पिक्चर्स भी बहुत बड़ा विजुअली बड़ा क्लियरली उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे बस एक ईमेल आप कर दें, मनान आप या फिजा कोई भी, मैं उस पर आपको शेयर कर देता हूँ, उस पर पिक्चर्स के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बल्कि हर तरह की एक्सरसाइजेस पिक्चर्स के साथ मिल जाएंगी और भी बेनिफिट हो जाएगा अदर देन दिस, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, सो तीसरा मैं बेटे बता रहा था कि एक और फैक्टर भी है जो बेसिकली आपका वेट गेन को इफेक्ट करता है, एंड दैट इज द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। सो ऐसे लोग जिनके अंदर टेस्टोस्टेरॉन के लेवल ज्यादा होते हैं उनका वेट गेन ज्यादा होता है, बिकॉज टेस्टोस्टेरॉन फेवर करता है आपके वेट गेन को, मसल गेन, ठीक है। अच्छा, दैट इज द रीजन कि अब वुमेन के अंदर, इवन जो वुमेन एथलीट्स, फीमेल एथलीट्स या फीमेल बॉडी बिल्डर्स हैं, चाहे वो सेम वॉल्यूम का ट्रेनिंग कर रही हैं, चाहे वो सेम तरह की डाइट फॉलो कर रही हैं, एक मेल एथलीट है आपके पास, एक फीमेल एथलीट है, तो दोनों का जो वेट गेन है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग वॉल्यूम एंड डाइट,
ठीक है। सो इसी तरह से ऐसे मेल्स भी जिनके अंदर फॉर वन रीजन और द अदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है, उनका भी फिर वेट गेन नहीं होगा या बहुत ज्यादा नहीं होगा, मसल गेन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच यू नीड टू कंसिडर। ठीक है, कि अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, तो मे बी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है। अच्छा, ये भी अगेन बहुत हमारे पास, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं जनरली स्पीकिंग, या इन चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होने कम होने को लोग बहुत ज्यादा इसको कोई क्या कहना चाहिए, बड़ा वो समझते हैं कि दिस इज समथिंग वेरी शेमफुल। दिस इज सो नॉर्मल। ये एक हार्मोन है बॉडी में भाई, जिसके लेवल्स कम हो जाते हैं। हमारे कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, तो दिस इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। इसमें कोई खतरनाक बात नहीं है, इसके कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। जो ये बड़े लेवल्स ठीक होंगे तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज रिवर्सेबल होते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो इरिवर्सिबल हो। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ठीक होंगे तो वो आपकी कॉन्सिक्वेंसेज बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे, आपके जो हार्मोन्स है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे, कोई कॉन्सिक्वेंसेज उसके नहीं होंगे आपके। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। अच्छा जनाब, हाँ, हाउ फास्ट कैन आई एक्सपेक्ट टू गेन वेट? अच्छा, मेन में तकरीबन 0.5 to 1 kg पर मंथ ये रेट होता है। अच्छा, ये भी आपने इंपॉर्टेंटली नोट करना है कि जैसे हम वेट लॉस में कहते हैं कि स्लो एंड स्टेडी इज मच बेटर, तो उसी तरह वेट गेन के अंदर भी स्लो एंड स्टडी इज अ वेरी गुड अप्रोच। यानी जो लोग अननेचुरली बहुत ज्यादा गेन करते हैं बहुत जल्दी, उनका भी फिर वापस वो बड़ी जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब वेट गेन भी करना है सिमिलर टू वेट लॉस, तो आपने बड़ा तसल्ली से, बड़ा आराम से और बड़ा तरीके से उसको लेके चलना है। उसको अगेन आपने बहुत ज्यादा रैपिडली करने की कोशिश नहीं करनी है। अननेचुरल प्रोसीजर्स और प्रोडक्ट्स यूज करके बाज लोग बहुत ज्यादा एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स ले लेते हैं, तो उससे भी मसल गेन तो बहुत जल्दी बड़ा अच्छा हो जाता है, बट फिर उसके साइड इफेक्ट्स और उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये वो चीजें जो आपने नहीं करनी। अच्छा, वुमेन में अगेन बिकॉज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते हैं, तो दे कैन एक्सपेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 0.75 kg a month। ठीक है जी। अच्छा, अब जनाब, हाउ मच शुड यू ईट इन ऑर्डर टू गेन वेट, वो क्या होना चाहिए? अच्छा, उसके लिए जनाब ये है कि आपके पास there are 8 steps। जैसे हमने स्टेप्स फॉलो किए थे वेट लॉस के लिए, बिल्कुल उसी वे के अंदर वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स फॉर वेट गेन फॉर एथलीट्स। जब हम बात करें, सो से फॉर एग्जांपल आपके पास एक एथलीट आया है और वो ये कंसल्टेंसी ले रहा है कि जनाब आप से वो चाह रहा है कि आप उसकी वेट गेन के अंदर हेल्प करें। सो आपने किस तरह से उसको हेल्प करना है, किस तरह से उसकी कैलकुलेशंस करनी है, डिफरेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कितनी कैलोरीज उसको देनी है, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऑल यू नीड इज अ पेन एंड अ पेपर एंड मे बी अ कैलकुलेटर। ठीक है, सो मैं आपको देता हूँ एक छोटा सा सिनेरियो, मैं आपके साथ ऑब्वियसली करवाऊंगा आपको। सो उसके अंदर आपके पास बीइंग अ डाइटिशियन या बीइंग अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, लेट्स से you have a male athlete with a body weight of 65 kgs whose age is 26 years, and he plays badminton and he trains for 15 hours per week, and his lifestyle is very active. So let me repeat the scenario. So you come across a male athlete whose body weight is 65 kgs, age is 26 years, he plays badminton and he trains for 15 hours a week, he plays badminton for 15 hours a week, and his lifestyle is very active. So you are required to perform all the calculations for his weight gain.
right? So I would like you to go to page number 122 of your book and find out the table 9 point, right? ठीक है जी. So आपके पास मेल एथलीट है ऑब्वियसली, तो आप फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर रहेंगे और आपका जो एज है एथलीट की दैट इज 26 इयर्स. तो फर्स्ट कॉलम में जो सेकंड इक्वेशन है व्हिच सेज बॉडी वेट इन केजेस multiplied by 15.3 plus 679. This is the equation which you are going to use. तो आप भी जनाब करें इसको. 65 into 15.3, that is 994 plus 0.5, plus we have what, 679, so that comes out to be as 1673.5. so the RMR for this athlete is 1673.5. ठीक है जी, सबका यही है, किसी का डिफरेंट तो नहीं है? सबका RMR यही आ रहा है? एक बार जरा कंफर्म कर लें. कैन प्लीज रिपीट. अच्छा मैं रिपीट बेटे कर देता हूँ. मैंने सॉरी अभी मैसेज देखे. You have a male athlete whose body weight is 65 kgs, age is 26 years. He plays badminton for 15 hours a week and his lifestyle is very active. ये आपका सिनेरियो है. स्टेप 1 अभी तक मैंने किया है जहां पे मैंने RMR कैलकुलेट किया है यूजिंग द सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट कॉलम, और जो मेरे पास RMR कैलकुलेट हो रहा है दैट इज 1673.5. तो मुझे जनाब आप लोग बताएं कि क्या यही आ रहा है? ओके ठीक हो गया, सही हो गया, ठीक है जी. जोया का भी ये, खदीजा भी कह रही है ये ठीक हो गया, वेरी गुड. सेकंड स्टेप के अंदर बेटे वी हैव टू फाइंड द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, और वो हम करेंगे BMR को फिजिकल एक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई करके. और हमने क्या देखा था सिनेरियो में कि जो लाइफस्टाइल है वो इस एथलीट का दैट इज वेरी एक्टिव. So that means we are going to multiply 1673.5 by 2, and that comes out to be as what? 3347 calories. 3347 calories. ऐसे ही आ रहा है जी, मिनान का भी आ रहा है, ठीक है. 3347 calories. तो ये हो गया हमारा TEE. Step number 3 पे जनाब we have to estimate the number of calories expended or the number of calories utilized or consumed per day. So जनाब हम चले जाते हैं अपने टेबल 9.2 पे. As we can see कि बैडमिंटन खेलता है, अगर 65 केजीज का बंदा बैडमिंटन खेलता है तो उसकी कितनी कैलोरीज पर आवर वो एक्सपेंड करता है, दैट इज 370. सो जनाब वो 15 घंटे खेल रहा है वीक में, सो 370 मल्टीप्लाइड बाय 15, दैट कम्स आउट टू बी एज 5550. मैंने कैसे कैलकुलेट किया 5550? 370 को मैंने मल्टीप्लाई किया 15 के साथ. क्यों मल्टीप्लाई किया? दैट इज बिकॉज कि वो बंदा 65 केजीज का है और वो बैडमिंटन खेलता है, पर आर जो बैडमिंटन के अंदर कैलोरीज एक्सपेंड होती हैं वो 370 होती हैं. 15 घंटे वो वीक में बैडमिंटन खेल रहा है, तो 370 into 15 दैट कम्स आउट टू बी एज 5550. अब ऑब्वियसली मैंने पर डे पे उसकी कैलकुलेट करनी है, तो 5550 को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो दैट बिकम्स 792.8. मैं इसको 793 राउंड ऑफ कर देता हूँ. सो जनाब जो कैलोरीज एक्सपेंड कर रहा है वो per day, that comes out to be as 793 calories per day. ठीक है जी, ऐसे ही आ रहा है तो मुझे कंफर्म कर दे, मैंने तो नहीं कुछ गलत कैलकुलेट किया. जी जनाब, तो मुझे बेटे कंफर्म कर दे. आप लोग ने साथ साथ तो 3 स्टेप्स हो गए हैं. जी सर यही आ रहे हैं. ठीक हो गया, गुड. अच्छा जी, स्टेप 4 के अंदर आपको पता है आप लोग क्या कैलकुलेट करते हो? मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक कैलकुलेट करते हो.
और कैसे कैलकुलेट करते हो? सिंपली आप अपना टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर और जो कैलोरीज कंज्यूम्ड है उन दोनों को ऐड कर देते हो, यानी इन अदर वर्ड्स स्टेप 2 और स्टेप 3 का जो आंसर आया है उन दोनों को आप ऐड कर देते हो. सो दैट वाज 3347 प्लस 793. दैट कम्स आउट टू बी एज 4140 कैलोरीज अ डे. ठीक है जी, 4140 कैलोरीज अ डे. ठीक है. नाउ यू रिमेम्बर मैंने आप लोग को बताया था कि जनाब जब हम एथलीट्स की बात करते हैं तो एथलीट्स के केस में 3000, 3500, 4000, 4500 कैलोरीज अ डे दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल. वो कोई ज्यादा नहीं है. ठीक है. और अभी तो देखो ये हम एथलीट की बात कर रहे हैं, ये वीक में 15 घंटे ट्रेनिंग कर रहा है, जो बहुत ज्यादा नहीं है अगर हम एलीट एथलीट्स के हिसाब से बात करें. elite athletes even train for up to 40 hours a week. ठीक है. और इसके अलावा बॉडी वेट भी डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप के स्पोर्ट में इन्वॉल्व है. बॉडी वेट इज आल्सो 70, 75 वहां तक भी होता है बड़ा इजीली. तो उसके अंदर फिर कैलोरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एक दिन की वो इवन बड़े आराम से 4500, 5000 तक भी चली जाए. ठीक है जी. सो वी आर डन विद द फर्स्ट 4 steps. नाउ स्टेप नंबर 5 वी हैव टू कैलकुलेट द कैलोरीज. और जनाब कैलोरीज के लिए हमने क्या करना है? ऑब्वियसली हमने करवाना है इस एथलीट का वेट गेन. सो वेट गेन के लिए हम क्या करते हैं? वेट लॉस के लिए हम क्या करते थे जनाब? हम ये करते थे कि 15% कैलोरीज रिड्यूस कर देते थे. वेट गेन के लिए हम ये करेंगे कि कैलोरिक इनटेक को 20% इंक्रीज कर देंगे. 15% भी कर सकते हैं, 20% भी कर सकते हैं. सो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं 20% इंक्रीज कर देता हूँ. सो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस. पहला तरीका तो ये है कि आप जो टोटल कैलोरिक इनटेक है, मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक है, उसका 4140 उसका 20% कैलकुलेट कर लें. सो 20 डिवाइडेड बाय 100 व्हिच इज ऑब्वियसली 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4140. ये कितना आता है? 828 आता है. इसको बेटे आप ऐड कर दो, 828 प्लस 4140, तो ये जनाब आ जाएगा 4968. दूसरा तरीका ये है कि आपका जो मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक है 4140 उसको सिंपली 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी आपका 4968 आ जाएगा. तो जो आपको आसान लगता है, जिस तरह से आप करना चाहते हो उस तरह से आप कर लो. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. ठीक है. सो ये आपका आ गया. दैट मीन्स कि जनाब उसका जो कैलोरीज उसने वेट गेन के लिए उसने करनी है कंज्यूम, वो कितनी है? 4968 कैलोरीज अ डे, व्हिच इज रफली वी कैन सिंपली से 5000 कैलोरीज अ डे. ठीक है. अच्छा, पॉइंटर में वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं करना चाहते तो आप सिंपली उसकी मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक देख लें और उसके अंदर 500 कैलोरीज ऐड कर दें. जैसे जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम 500 कैलोरीज का डेफिसिट कर देंगे. तो उसी तरह जब हम वेट गेन की बात करते हैं तो आप सिंपली कह सकते हो कि आपने 500 कैलोरीज उसकी डाइट में डेली बेसिस पे ऐड कर देंगे, तो भी उसका वेट गेन हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, जब हम वेट लॉस की बात करते हैं और हमने 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना है तो वो हम एट वंस कर सकते हैं. इट्स इजी. उसके लिए बॉडी को अडेप्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता 500 कैलोरीज का डेफिसिट. लेकिन जब हमने 500 कैलोरीज को ऐड करना है डाइट के अंदर तो फिर वहां पे बॉडी को अडेप्ट करना ऐड करते हुए मुश्किल होता है. इन द सेंस कि अगर आप ये सोचो कि आपसे मैं कहूँ, लेट्स से अगर आप ऑन एन एवरेज 1800 कैलोरीज रोज लेते हो और आपसे मैं कहूँ कि जी कल से आपने 2300 कैलोरीज डेली लेनी है, तो आप सडनली ले सकते हो एक ही दिन से आप स्टार्ट कर दो. 500 कैलोरीज का मतलब है आपने एक मेजर मील आपने पूरा ऐड करना है अपनी डाइट के अंदर एडिशनल. तो नॉट रियली.
वो बॉडी ने अडेप्ट नहीं किया होता आपको नोजिया या मे बी वॉमिटिंग या समटाइम्स पीपल सिंपली से कि जी हमें तो एपिटाइट ही नहीं है, हम 500 कैलोरीज कैसे मजीद कंज्यूम करें। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो एथलीट्स के केस में भी आ सकते हैं। जब वो 500 कैलोरीज आपने उनको एडिशनल कंज्यूम करवानी है तो एट वंस वो नहीं कर सकते, तो उसके अंदर बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप इनिशियली 200 कैलोरीज ऐड करवाओ उनकी डेली डाइट के अंदर, एक वीक वो 200 कैलोरीज एडेड रहे उनकी, उसके बाद आप फर्दर 200 कैलोरीज ऐड करवाओ, फिर एक मजीद वीक के लिए वो उन 400 कैलोरीज के साथ रहें, फिर आप थर्ड वीक से मजीद 100 कैलोरीज ऐड करवा दो। फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बॉडी अडेप्ट कर जाएगी फिर इंक्रीज इन कैलोरीज को, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रेकमेंड टू द एथलीट्स, ठीक है जी। स्टेप नंबर 6 आपने जनाब कैलकुलेट करनी है कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो जब हम मसल गेन करने की बात करते हैं तो दैट मीन्स कि एथलीट ने हार्ड किस्म की ट्रेनिंग करनी है मसल गेन करने के लिए, और हमने जो कंपाउंड एक्सरसाइजेज जो ऊपर डिस्कस की थी वो बड़ी हार्ड किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको बहुत सारा बहुत अच्छा से फ्यूल चाहिए, और हमारी बॉडी का हमें पता है प्राइमरली क्या फ्यूल होता है, हमारी बॉडी का जो फ्यूल होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आते हैं, मसल ग्लाइकोजन से आते हैं। तो दैट मीन्स कि आपका ग्लाइकोजन का जो कंजम्पशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स आपका जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए इफ यू वांट टू गेन मसल। अगर आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक अच्छा नहीं होगा और आप बहुत हार्ड किस्म की कंपाउंड एक्सरसाइज कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ वेट गेन मसल गेन, तो फिर आपका क्या रिस्क है, ऑब्वियसली आपका रिस्क जो है वो ये है कि आपका प्रोटीन लॉस हो रहा होगा, मसल लॉस हो रहा होगा। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, हम टाइम एंड अगेन डिस्कस कर चुके हैं इस कोर्स के अंदर कि 5 to 7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट अगर आप लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो, और 7 to 10 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट अगर आप मॉडरेट टू हाई हैवी ट्रेनिंग आप कर रहे हो, ठीक है। तो इन दिस केस जाहिर आपने कंपाउंड एक्सरसाइज करनी है तो मॉडरेट टू हेवी के अंदर आते हैं। तो लेट्स से कि हम 7 to 10 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट वाली रेजिमेंट को स्टिक करते हैं, और मैं इसमें से 8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट को पिक कर लेता हूँ। अब हमारे एथलीट का बॉडी वेट कितना था, 65, 8 के ऊपर मैं अगर कैलकुलेट करूं तो 8 into 65, सो दैट कम्स आउट टू बी एज 520 ग्राम्स पर डे। और अगर इस 520 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिकॉज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स यू 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, तो ये हमारे पास आ जाता है 2080 कैलोरीज अ डे। यानी इस एथलीट को कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरीज दिन में लेनी चाहिए, 2080, या इन अदर वर्ड्स इस एथलीट को कितना कार्बोहाइड्रेट्स एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए, तो इसको कंज्यूम करना चाहिए जनाब 520 ग्राम्स अ डे, ठीक हो गया। सो ठीक है बेटे, 2 मिनट तकरीबन रह गए हैं, इस सेशन को हम एंड करते हैं, फिर दोबारा आते हैं। अगर किसी का कोई यहाँ तक क्वेश्चन है तो वो प्लीज आप मुझसे कर लो, फिर ताकि हम नेक्स्ट सेशन में फर्दर कैलकुलेशंस को कंप्लीट करें और चैप्टर को। कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक, या कोई चीज समझ में नहीं आई या कैलकुलेशंस नहीं समझ में आई, तो वो बेटा आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है जी, आई थिंक क्वेश्चन नहीं है। सेशन को बेटा मैं एंड करता हूँ। हम कितनी देर बाद, मैं भी गला बैठ गया बोल 5-7 मिनट्स के बाद आते हैं, ठीक है। अल्लाह।